डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नेपाल के बाढ़ ने बढ़ाई बिहार की चिंता। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गंडक बराज का किया निरीक्षण। नेपाल बाढ़ के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता के निर्देश। सीएम सम्राट ने कहा, नागरिकों की सुरक्षा और राहत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। रक्षाबंधन से पहले रांची की बहनों को मिला तोहफा। झारखंड की हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए राशि भेजी। रांची के 3.95 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 98 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि भेजी गई। युवाओं को बड़ी छत्तीसगढ़ की सहाय सरकार ने दी सौगात। 1484 वन रक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई तेज। 13 दिसंबर को होगी लिखित परीक्षा। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा, युवाओं के भविष्य से जुड़ी भर्ती हमारी प्राथमिकता। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी होगी प्रक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। तो चलिए खबरों का रुख करते हैं। नेपाल में आई भीषण आपदा और सैलाब के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गुरुवार को वाल्मीकि नगर पहुंचे। उन्होंने इंडो नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बराज और उसके विभिन्न फाटकों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लेते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से मौजूदा स्थिति और संभावित प्रभावों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सीमावर्ती क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराया। साथ ही अधिकारियों ने नेपाल में आई बाढ़ के बाद गंडक नदी पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव और प्रशासनिक जल स्तर पर भी तैयारियों की जानकारी दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि फिलहाल के लिए बिहार समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की संभावना टल गई है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इसके बावजूद नेपाल में आई भीषण आपदा को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर बगहा, वाल्मीकि नगर, बेतिया और मोतिहारी में स्थिति का जायजा लिया गया। संभावित प्रभावों, एहतियाती उपायों, सुरक्षा और राहत बचाव कार्यों को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की गई है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को पूरी तत्परता के साथ आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है। सबको चिंता भी करनी पड़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भी स्थिति को देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है। बारिश हुआ है, उसका कुछ पानी अधिक आ रहा है, लेकिन लगभग 1 लाख क्यूसेक के आसपास का आज पानी डिस्चार्ज हो रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ से लेकर पटना तक की स्थिति समान। रक्षाबंधन से पहले रांची की बहनों को झारखंड सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम मैया सम्मान योजना के तहत अगस्त महीने की 2500 रुपए की राशि महिलाओं के बैंक खातों में भेज दी गई है। रांची जिले की 3,95,692 महिलाओं को इसका फायदा मिला है। सरकार ने सभी लाभुकों के खातों में कुल 98 करोड़ 92 लाख 30 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। ये पैसा सीधे बैंक खातों में भेजा गया है ताकि महिलाओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक मदद देना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है। रांची जिला प्रशासन का कहना है कि कोशिश है कि योजना के लिए पात्र कोई भी महिला इस मदद से छूट ना जाए। प्रशासन की ओर से भुगतान की प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरकार का कहना है कि मैया सम्मान योजना महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को संचालित कराने वाली एजेंसी मेसर्स टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी ने
सीआईडी के समक्ष बड़ा खुलासा करते हुए यह स्वीकार कर लिया है कि सीडीपीओ के सामान्य वर्ग के सभी पदों पर सीटों को बाहरी लोगों के बीच मोटे रकम से बेचा गया था। और इसी बीच झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने परीक्षा विवाद के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर परीक्षा सुधार समिति से जेएसएससी के प्रभारी अध्यक्ष प्रशांत किशोर कुमार को तत्काल हटाने और उनकी स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी कर डाली है। परीक्षा गड़बड़ी मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर अभय तिवारी ने सीआईडी पूछताछ कर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा मामले में अब तक आए सबूतों का सत्यापन कर रही है। वहीं दूसरी ओर इससे पहले हुए पूछताछ में परीक्षा गड़बड़ी के मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने जेपीएससी के अधीन संचालित बाल विकास परियोजना अधिकारी के 64 पदों पर हुई प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ियों का मामले बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते और जेपीएससी की सदस्य अजिता भट्टाचार्य आदि ने मिलकर सीडीपीओ की परीक्षा में झारखंड के अभ्यर्थियों को धोखा दिया है और उनकी हकमारी की गई है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सीडीपीओ में सामान्य वर्ग के सभी पदों को झारखंड के बाहर के अभ्यर्थियों को बेच दिए गए थे। हालांकि आरक्षित पदों पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सकता था, इसीलिए आरक्षित पद दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं गए। इसके अलावा सीआईडी अब इससे संबंधित साक्ष्य जुटा रही है। मालूम हो कि राज्य सरकार द्वारा इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी है और इसमें नियुक्ति हो चुकी थी। गौरतलब ये भी है कि इस परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के 34, एससी श्रेणी के 2, एसटी श्रेणी के 21, बीसी 1 के 1 तथा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के 6 पद सम्मिलित थे। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए एमएमडीआर बिल एवं चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर बीजेपी के खिलाफ झारखंड की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने आक्रामक रवैया अपनाते हुए आज रांची के डीसी कार्यालय घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया है। दरअसल रांची जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोमनाथ मुंडा के नेतृत्व में आज सुबह 11 बजे मोहराबादी स्थित बापू वाटिका से डीसी कार्यालय तक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने खान एवं खनन संशोधन विधेयक के समर्थन में अपनी बात रखते हुए राज्य सरकार पर अवैध कोयला कारखाने से खनन करने और उससे आने वाले रकम के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी कल रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एमएमडीआर बिल के फायदे गिनाते हुए झामुमो पर जमकर निशाना साधा था। जो अतिरिक्त टैक्स है 7,500 करोड़, कोयला से रॉयल्टी झारखंड को कितना मिलता है? 22,000 करोड़ का किया था, 18,000 ही मिल पाए। अभी तो बीसीसीएल वगैरह में तो कोयला का प्रोडक्शन ही कम हो गया, बिक नहीं रहा है कोयला। क्यों लेगा भाई? अब नहीं बिक रहा है तो इन लोगों को तो फायदा है, क्योंकि इलीगल जितना भी यहाँ झारखंड में जो कारखाना है उस सब कारखाना में इलीगल कोयला जा रहा है। इलीगल इसलिए जा रहा है कि उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 13,000 13,500 करोड़ रुपया, 13,500 रुपया कम में कोयला अगर मिल जाएगा इलीगल तो वही जलाते हैं बेचारा। तो इसलिए इन लोगों को तकलीफ है। झारखंड के एसआईआर के बाद अब विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के नए सिरे से होने वाले परिसीमन को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। जी हां, जिस पर अब सियासी बयानबाजी के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के बैनर तले प्रस्तावित परिसीमन के विरोध में अब आवाज भी जोर शोर से बुलंद की जा रही है। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर केंद्र का विरोध करते हुए आगामी 30 अगस्त 2026 की तारीख को राजधानी रांची में आदिवासी एकता महाजुटान रैली के जरिए आदिवासियों को गोलबंद कर जनसंख्या आधारित परिसीमन की आवाज तेज करने की तैयारी की गई है। आपको बता दें कि रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में रविवार के दिन ठीक 11 बजे से होने वाले इस आदिवासी एकता महाजुटान रैली में राज्य भर से जनजाति समाज से जुड़े लोग शामिल होने वाले हैं। इस क्रम में कल झारखंड कांग्रेस प्रदेश की महिला अध्यक्ष रमा खलखोन के साथ आदिवासी महिला मोर्चा ने एक प्रेस वार्ता के जरिए सभी मुख्य बिंदुओं पर जानकारी देते हुए केंद्र के इस पहल का पुरजोर
विरोध किया है। इस दौरान उनका कहना था कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा एवं लोकसभा सीटों में किसी प्रकार की कमी पर स्वीकार नहीं होगी और यदि परिसीमन की प्रक्रिया में विधानसभा एवं लोकसभा की कुल सीटों में वृद्धि की जाती है तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी वर्तमान सीट के समान अनुपात में वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। इसी तरह महिला मोर्चा ने बताया कि झारखंड की विशेष परिस्थितियों खासकर कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, ऐतिहासिक स्थल, विस्थापन, पलायन, आदिवासी बहुल क्षेत्र के एवं संवैधानिक संरक्षण को परिसीमन का विशेष आधार बनाया जाए एवं आदिवासी सीट संरक्षित करने की मांग भी की गई है। रैली के बारे में हम लोग बताना चाहते हैं कि आदिवासी एकता महाजुटान रैली जो 30 अगस्त को प्रस्तावित है और लगभग 2 महीने से इस कार्यक्रम को लेकर के हम लोगों का समय टू समय बैठक हो रहा है। अब अंतिम समय है, हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस आदिवासी एकता महाजुटान रैली का मकसद है कि जो परिसीमन पुनः एक बार होने वाला है और इस परिसीमन में जो परिसीमन आयोग के सिफारिश से झारखंड में 81 विधानसभा सीट में आदिवासी सीट जो 28 है उसको घटा करके 22 किया गया था। लोकसभा 5 आदिवासी सीट से घटा करके 4 किया गया था। रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में बीते बुधवार को विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के तहत दावा आपत्ति की सुनवाई, नोटिस वितरण, BLO द्वारा फॉर्म 6 एवं फॉर्म 8 के मोबिलाइजेशन, AERO, ERO स्तर पर पत्रों के निष्पादन, BLO द्वारा घर घर भ्रमण तथा फैमिली टुगेदर स्टिकर लगाए जाने सहित विभिन्न कार्यों की विधानसभा क्षेत्रवार समीक्षा की गई है। दरअसल बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने निर्देश दिया कि दावा आपत्ति से संबंधित मामलों की सुनवाई एवं नोटिस वितरण की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो और प्राप्त प्रपत्रों का नियमानुसार सत्यापन करते हुए AERO, ERO स्तर से लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि SIR के कार्यों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। साथ ही मंजूनाथ भजंत्री ने फॉर्म 6 एवं फॉर्म 8 के संबंध में BLO द्वारा अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए आवश्यक प्रपत्रों का मोबिलाइजेशन करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा प्राप्त प्रपत्रों की जांच एवं नियमानुसार निष्पादन की प्रक्रिया को भी समयबद्ध रखने को कहा गया है। बैठक में 25 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक BLO द्वारा घर घर भ्रमण यानी होम टू रोल विजिट किए जाने की भी समीक्षा की गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप लोग WhatsApp चला रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि साइबर ठग अब शादी के निमंत्रण का सहारा लेकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आपके किसी जानने वाले के WhatsApp नंबर से शादी के कार्ड के साथ APK फाइल भेजी जा सकती है। जैसे ही आप इस फाइल को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, आपका मोबाइल और WhatsApp साइबर अपराधियों के कब्जे में जा सकता है। इसके बाद ठग आपके कॉन्टैक्ट्स को मैसेज भेजकर उनके साथ भी ठगी का प्रयास कर सकते हैं। बोकारो में इस तरह के मैसेज लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला एक पुलिसकर्मी के साथ हुआ है। स्पेशल ब्रांच में तैनात ASI रणधीर कुमार सिंह भी शादी के कार्ड के नाम पर भेजी गई APK फाइल के जाल में फंस गए। इसके बाद उनका मोबाइल करीब 1.5 से 2 घंटे तक साइबर अपराधियों के नियंत्रण में रहा और उनके जानने वालों को मैसेज भेजे गए। बाद में उन्हें मोबाइल दुकान जाकर फोन रीसेट कराना पड़ा। वहीं दूसरी ओर बोकारो के मुख्यालय DSP पवन कुमार ने लोगों को ऐसे मैसेज से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि साइबर अपराधी अलग अलग तरीकों से लोगों को अपना शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं और शादी के निमंत्रण के नाम पर भेजी जा रही APK फाइल भी इसी तरह का साइबर फ्रॉड है। लोगों को जागरूक रहने के साथ WhatsApp की सिक्योरिटी मजबूत रखने की जरूरत है। DSP ने लोगों से अपील भी की है कि किसी भी अनजान APK फाइल को डाउनलोड या इंस्टॉल ना करें। खास करके अगर मैसेज किसी परिचित के नंबर से भी आए तो पहले उसकी पुष्टि जरूर कर लें।
देखिए, साइबर फ्रॉड का एक तरीका एपीके फाइल के माध्यम से होता है। एपीके फाइल आपको मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है और उसमें आपको ओपन करने का अनुरोध किया जा सकता है। ओपन करने के बाद आपका सारा डेटा, आपके फ़ोन का कैमरा, आपके फ़ोन का मेमोरी, सारा डेटा वो ले सकता है और उसके माध्यम से जो भी आप बैंक से रिलेटेड काम मोबाइल के माध्यम से करते हैं, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन कोई बैंकिंग हो। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले राजधानी रांची में रंग बिरंगे राखी के बाजार सजकर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, जहां 5 रुपए से लेकर 550 तक की राखियां देखने को मिल रही है। इस वर्ष रांची में कस्टमाइज कार्टून कैरेक्टर और डिजाइनर राखियों की डिमांड खास तौर पर देखी जा रही है। इस बीच रांची के प्रमुख अपर बाजार स्थित रंगरेजली में राखी बाजार पहुंच रही है। महिलाओं में खरीदारी को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। साथ ही कपड़े की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हालांकि बाजारों में लगातार बढ़ती भीड़ से लोगों का आगमन भी काफी हद तक आज बढ़ गया है, जिससे गलियों में चलना भी मुश्किल हो रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार आ चुका है और राजधानी रांची के सबसे ज़्यादा जो प्रमुख बाज़ारों का केंद्र है अपर बाज़ार, जहां पर सबसे ज़्यादा जो है सो खरीद बिक्री होती है राखियों की। और तमाम जो यहाँ पर मुख्य बाज़ार हैं, यहाँ पर होलसेल मार्केट है, यहाँ पर लोगों की आवागमन के साथ आप समझ सकते हैं किस तरीके का बाज़ार होने वाला है। क्योंकि आंकड़े कह रहे हैं कि 100 करोड़ के कारोबार इस बार राखी के मौके पर त्योहारों में होने वाले हैं, चाहे कि कपड़े की खरीद हो या राखी की खरीद हो या मिठाइयों की खरीद हो। हम आपको सीधा ले चलेंगे दुकानदारों में। ये दुकानदार के बीच जो यहाँ पर जो भीड़ दुकानों में नजर आ रही है राखी को लेकर, अभी से ही लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि रंग बिरंगी राखियाँ खरीदते हुए लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और किस तरीके से राखी की खरीदारी हो रही है यहाँ पर आगे भी हम आपको दिखाएंगे। ये अपर बाजार का ये रंगरेज गली है जो कि मार्केट है, खास तौर पर महिलाओं के लिए यहाँ पर क्योंकि बहनों का ये त्यौहार है और राखी के मौके पर भाई बहनों को तोहफे देते हैं और इस तरीके से इसलिए यहाँ पर भीड़ खास तौर पर देखने को मिल रही है। आगे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से रंग बिरंगी राखियाँ यहाँ पर बिक रही है और लोग लगातार मार्केट में खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। बिल्कुल मार्केट के बीच हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर राखियाँ जो बिक रही है और महिलाएं राखी खरीद रही है। हम इनसे जानेंगे जो उत्साह है इनके बीच राखी का। कैसा लग रहा है? राखी आ गया, राखी खरीद रही है, कैसा है राखी का? ये अभी अच्छा है, कैसा लगेगा? रेट कैसा है पिछले साल से इस बार? नहीं ठीक है, जैसा है आप जैसा चाहे वैसा ले सकती हैं। मतलब रेट अच्छा है? रेट ठीक है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप महंगा जाइएगा या सस्ता ना। मतलब महंगा नहीं लग रहा है आपको? नहीं ठीक है, ठीक है। रोड में किसी का भी मतलब पैदल चलना मुश्किल है, उस पर ध्यान दीजिए। कस्टमर तो हर दुकान में है। कब से आपका दुकान है? हो गया 5 साल। अच्छा, 5 साल से यहाँ पर दुकान, यही स्थिति है यहाँ पर। हाँ, तो आप देखिए ना, रोड वहाँ पे दिखाए, सही चीज आप दिखाते नहीं। आप दिखा रहे हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रसाद एक भी कस्टमर को आने जाने का जगह नहीं। तरीके की जो उम्मीद है दुकानदारों की देखने को मिले। हालांकि भीड़ जो है लगातार है, यानी कि कारोबार इससे आप समझ सकते हैं वाकई में रांची में किस तरीके का राजधानी रांची में रक्षाबंधन के त्योहार पर हो रहा है। फिलहाल हमारे से दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के हजारों युवाओं के लिए बड़ी सौगात देते हुए वन विभाग में रिक्त 1484 वन रक्षक पदों की भर्ती प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। 13 दिसंबर 2026 को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले 16,762 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के विशेष प्रयासों और भर्ती प्रक्रिया की सतत समीक्षा के परिणाम स्वरूप लंबित मामलों का त्वरित निराकरण करते हुए लिखित परीक्षा कार्यक्रम को समयबद्ध रूप से अंतिम रूप दिया गया है। मंत्री केदार कश्यप ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि युवाओं के भविष्य से जुड़ी इस भर्ती प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पारदर्शी तरीके से जल्द पूरा किया जाए। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश के हजारों युवा लंबे समय से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं और पूरी लगन के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं।
हमारी सरकार युवाओं के परिश्रम, सपनों और आकांक्षाओं का सम्मान करती है। हमारा प्रयास है कि भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी हो और योग्य युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार एवं प्रदेश की सेवा का अवसर मिले। उन्होंने ये भी कहा कि वन रक्षक भर्ती केवल रोजगार का अवसर नहीं बल्कि प्रदेश की अमूल्य वन संपदा और वन्य जीवों की सुरक्षा में भागीदारी का अवसर भी है। चयनित युवा अपना भविष्य संवारने के साथ छत्तीसगढ़ के वनों, जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के प्रहरी के रूप में एक जरूरी जिम्मेदारी निभाएंगी। वन विभाग के जो भर्तियां हैं वन रक्षकों की, वो लगभग 1484 पदों पर भर्ती किया जाना है और उसकी जो शारीरिक परीक्षा है, जो लिप की परीक्षा और होनी है, उसके दृष्टि से लगातार हम प्रयास कर रहे थे व्यापम के माध्यम से हो, लेकिन अब क्योंकि कर्मचारी चयन मंडल आ गया है और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से ही अभी अपडेट आया है कि दिसंबर महीना में संभावित उसकी तिथि आई है, दिसंबर 2026 तक इसकी जो परीक्षा है वो आयोजित होगी, जिसमें लगभग 16,762 अभ्यर्थी उसमें कहते हैं सम्मिलित होंगे, जो पात्र पाए गए, तो वो सम्मिलित होंगे और उस परीक्षा के बाद में जो 1484 पदों की दृष्टि से उसकी भर्ती की प्रक्रिया। बिजली की बढ़ती दरों और प्रीपेड स्मार्ट मीटर के विरोध में सोनारपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के चक्का जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल भानपुरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेने, स्मार्ट मीटर की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने और आम उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगा दिया है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी से गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस सचिव श्याम कुमारी ध्रुव ने कहा कि जनता की समस्याओं को देखते हुए सरकार को बढ़ी हुई बिजली दरों और स्मार्ट मीटर के फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राखी के त्योहारों में शक्कर एवं खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों ने त्योहार का मजा फीका कर दिया है। दरअसल आम आदमी त्योहार कैसे मनाए? पिछले एक पखवाड़े में शक्कर की कीमत में 40 से 50% की बढ़ोतरी हुई है। खाद्य तेल के दाम दुगने हो चुके हैं। प्याज की बात करें तो 50 रुपए किलो पहुंच गया है। आम गृहिणी की रसोई की बजट बिगड़ गया है। अच्छे दिनों का वादा कर सरकार में आई मोदी सरकार ने आम आदमी को महंगाई से परेशान कर रखा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने कहा कि राजधानी सहित पूरे राज्य में अपराधी और अपराध बेलगाम हो गए हैं, क्योंकि सप्ते भर के अंदर में 40 रुपए किलो की शक्कर को सरकार ने 65 से 70 रुपए किलो पहुंचा दिया। वही दूसरी तरफ खाद्य तेल 2 गुना महंगा हो गया। यही नहीं, अब तो प्याज की रेट भी 50 से लगभग 60 रुपए से अधिक हो गया। मतलब लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार महंगाई को रोकने में असफल साबित हुई। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर एक बार फिर से सियासी विवाद गर्माता नजर आ रहा है। दरअसल मालेगांव महानगर पालिका की डिप्टी मेयर शान हिंद निहाल अहमद के रेनोवेट किए गए ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर दोबारा दिखाई दी है। डिप्टी मेयर के नए कार्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समेत कई महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ टीपू सुल्तान की तस्वीर भी नजर आने के बाद एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। यहाँ पर खास बात यह रही है कि फरवरी 2026 में भी डिप्टी मेयर के ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने को लेकर बीजेपी और शिवसेना ने विरोध किया था। विरोध के बाद तस्वीर हटाए जाने की खबर सामने आई थी। उस समय शान हिंद ने साफ कहा था कि ऑफिस के रेनोवेशन का काम पूरा होने के बाद तस्वीर दोबारा लगाई जाएगी। अब रेनोवेशन के बाद तस्वीर दोबारा लगाए जाने से पुराना विवाद फिर चर्चा में आ चुका है। बीजेपी की ओर से इस मामले में पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है।
वहीं डिप्टी मेयर शान हिंद अपने फैसले पर कायम है। उनका कहना है कि टीपू सुल्तान ने देश के लिए बलिदान दिया था और इसी वजह से उनके कार्यालय में उनकी तस्वीर लगाई गई है। ऑफिस में देरी हुई, लेकिन उसमें आचार संहिता की वजह से दिक्कत आई, लेकिन बहरहाल ऑफिस का इफ्तिताह हो गया है। देखिए, जिस वक्त हमने मेयर साहबा ने और मैंने चार्ज लिया था उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो जो तस्वीर आप टीपू सुल्तान साहब की तस्वीर बोल रहे हैं वो लगाई गई थी और उस पर जो विवाद ये हुआ कि वो हटा दी गई, वो हटाई नहीं गई थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी और वो होने के बाद जो हमारी बात थी कि हम दोबारा तस्वीर लगाएंगे वो हमने लगाई। पूरा हिंदुस्तान जो है वो संविधान पे चलता है। आज हिंदुस्तान का हर शहरी का यकीन जो है वो संविधान पे है। उस संविधान की बुक में इजाज़त है कि टीपू सुल्तान साहब की शहादत आज़ादी के लिए हुई, तो उसमें उनकी शहादत की कद्र करने के लिए उनका फ़ोटो लगाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।